नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम न्यूरोमस्कुलोस्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों, हमारा काफ़ी बड़ा सिस्टम हो गया और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी जो क्लासेज हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी सिस्टम की। आज हमारी लास्ट क्लास है हमारी न्यूरोमस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की, जो कि इतना बड़ा सिस्टम था। हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, नर्वस सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों हमने इसके अंदर पढ़ा आई के बारे में पढ़ा, मैंने आपको इसमें ईयर के बारे में पढ़ाया। इसके बाद में हमने इसे जो स्केलेटन जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा, स्केलेटन जो सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और अब हमारा जो सिस्टम जो चल रहा है दोस्तों, ये तीनों हमारे पूरे हो चुके हैं। और आज हमारी जो लास्ट क्लास होगी दोस्तों, वो स्केलेटन सिस्टम से ही रिलेटेड होगी। इसमें हम मेन दो डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास में रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, दैट विल बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दो टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने कि व्हाट इज द नर्स प्राइमरी कंसिडरेशन व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कि एक नर्स है दोस्तों, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक पेशेंट है, उसकी क्या कर रही है दोस्तों, केयर कर रही है। तो पहली जो प्रायोरिटी है या प्राइमरी जो कंसिडरेशन है वो किस पे देना चाहिए? सर्जरी पे देना चाहिए, कंफर्ट पे देना चाहिए, एजुकेशन पे देना चाहिए, मोटिवेशन पे देना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर देना चाहिए? तो हम इसको बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन से ही इसके जो सारे जो टर्म निकल के बाहर आते हैं और वो हमें समझाते हैं कि होता क्या है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इट इज ए क्रोनिक, ध्यान रखना क्रोनिक है, इन्फ्लामेटरी, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर that is characterized by hyperplasia of the synovial lining cells। ब्रैकेट में लिख लो, अभी मैं समझा भी दूंगा आपको, पहले डेफिनेशन लिख लो आप। साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके बाद लिखो एंड पेनस फॉर्मेशन, that lead to destruction of articular cartilage and bones, सबसे पहली बात दोस्तों इस सेंटेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि एक जो डिसऑर्डर है ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। मतलब कि जो हमारी बोन है दोस्तों उनके अंदर क्या होगा, मेनली इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। और ये एकदम से नहीं होगा, एक्यूट नहीं होता है, एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम लेके होता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्रोनिक के नाम से जानेंगे। मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो सिम्टम्स जो होते हैं दोस्तों, धीरे धीरे जो पेशेंट है वो इमोबिलिटी की तरफ बढ़ता है। मतलब कि उसके जो जॉइंट्स है दोस्तों उनके अंदर फ्लेक्शन नहीं होगा, या जो जॉइंट अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेन चीज़ ये जरूर ध्यान रखना कि ये एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, क्योंकि जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्या होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है। किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है ये? पहली चीज हाइपरप्लेजिया ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग सेल। साइनोवियल जो लाइनिंग जो सेल्स होती हैं दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे ये बोन है, मान लो ऐसे बना, थोड़ा सा सही सा बना देते हैं। ये बोन है और एक ये बोन है। तो इसकी जो यहाँ पर जो साइनोवियल जो फ्लूइड बनाने वाली जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, इसका क्या हो जाता है दोस्तों, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। मतलब ये आगे की तरफ क्या करेगी दोस्तों, ग्रोथ करेगी। अब साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, अगर उसका ओवर ग्रोथ होगा तो सोचो कि कोई भी जो बोन है वो मूवमेंट कर रही है, या सॉरी कोई भी जॉइंट है उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो जॉइंट के मूवमेंट में क्या आएगा दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन आएगा। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पर इस सेल के अंदर कुछ टिश्यूज बनने लग जाते हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या होने लग जाते हैं दोस्तों, कुछ और टिश्यूज क्या होने बनने लग जाते हैं। इन टिश्यूज को हम पेनस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेनस। पेनस जो होते हैं दोस्तों ग्रेन्युलेशन टिश्यू होते हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज। पेनस जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज होते हैं। अगर हम इनको सिंपल वर्ड्स में समझें कि जो पेनस क्या है, तो पेनस क्या होता है दोस्तों, जो कनेक्टिव जो टिश्यूज होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज दैट लीड टू, ये न्यू कनेक्टिव टिश्यूज लिखो, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कनेक्टिव टिश्यूज दैट लीड टू destruction of the articular cartilage and bone, articular cartilage and bones। ये नए ऐसे टिश्यूज बन जाते हैं दोस्तों जिन्हें हम पेनस के नाम से जानते हैं। ये ग्रेन्युलेशन टिश्यूज होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी तरह मान सकते हो, आपके बोन के सेल बने और फिर वो टूटे। ठीक है, तो नए टिश्यूज बनते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। हर जो जॉइंट है दोस्तों उसके अंदर क्या पाई जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती हैं। अब ये टिश्यूज क्या काम करने लग जाते हैं दोस्तों, इन आर्टिकुलर कार्टिलेज को, जो कि बोन को जोड़ने का काम करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उन सबको क्या करने लग जाते हैं, डेस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं। और उसके साथ ही डेस्ट्रक्शन किसका करते हैं दोस्तों, ये बोन का करते हैं। बोन को भी क्या करने लग जाएंगे, धीरे धीरे बोन को भी क्या करने लग जाएंगे दोस्तों, डेस्ट्रक्ट करने लग जाएंगे। तो इन टिश्यूज को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पेनस के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पेनस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके अंदर पाया जाता है। आप सिंपल वर्ड में क्या समझोगे कि एक ऐसी डिजीज है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसकी ओवरग्रोथ होगी, हाइपरप्लेजिया होगा, पहली चीज। दूसरा दोस्तों ऐसे टिश्यूज बनेंगे ऐसे टिश्यूज बनेंगे, सिंपल वर्ड में समझो कि जो क्या काम करेंगे, जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है और जो बोन है उस बोन को क्या करने लग जाएंगे, डेस्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे। और ऐसे टिश्यूज को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इन्हें हम पेनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन, हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। देखो, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग सेल होता है। ठीक है, और इसके साथ में किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, पेनस का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, डेस्ट्रक्शन होता है किसका, आर्टिकुलर कार्टिलेज का और बोन का। तो पहली चीज ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो डिसऑर्डर है दोस्तों क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पेनस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। लगभग 1% जो पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड की, वो इसके द्वारा क्या है दोस्तों, इस डिसऑर्डर के द्वारा सफर कर रही है पॉपुलेशन। ठीक है ना, 1% जो पॉपुलेशन है वो इस डिसऑर्डर के द्वारा सफर कर रही है। और जो फीमेल्स जो होती हैं दोस्तों, वो मेल की तुलना में क्या होती हैं, ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, लगभग 3 गुना फीमेल क्या होती हैं, मेल की तुलना में क्या होती है, मेल की तुलना में ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। अब आप पूछोगे सर इसके कोजेज क्या हैं, तो इसके जो कोजेज हैं दोस्तों, मेन जो कोजेज इसके अननोन है, अभी तक किसी को नहीं पता कि इसके बारे में क्या है, लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है तो कि क्या होगा। तो एक्चुअली में ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह काम करता है। किसकी तरह, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो मतलब अपने आप, और इम्यून का मतलब हमारी इम्यूनिटी। तो ऐसे डिसऑर्डर जो हमारी इम्यूनिटी जो है ना दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी वो खुद हमारे खिलाफ ही क्या करने लग जाए दोस्तों, काम करने लग जाए, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, जैसे बी सेल है हमारी, टी सेल्स हैं, इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स में मेनली। ठीक है, जैसे बी सेल हो गई, टी सेल हो गई, मैक्रोफेजेज हो गई, मैक्रोफेजेज। ठीक है, WBC। तो ये सब क्या काम करने लग जाती हैं दोस्तों, ये हमारी इम्यूनिटी के खिलाफ ही काम कर रही हैं। और ये बोन को और कार्टिलेज को क्या करने लग जाती हैं दोस्तों, डेस्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं। बोन एंड जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है दोस्तों, उनको क्या करने लग जाती हैं, ये डेस्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं। कई बार इनको एक्टिवेट करवाने का काम जो है दोस्तों, कई प्रकार के बैक्टीरिया कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया हो गया, एपिस्टेन वायरस हो गया। ठीक है, वायरस की अगर हम बात करें, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया हो गया। वायरस में अगर हम बात करें दोस्तों, तो साइटोमेगलो वायरस हो गया, एपिस्टेन जो बार वायरस आता है, एपिस्टेन बार वायरस आ गया, वो आ गया। तो ये इनको क्या करने लग जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो इसको आप, कि जो बैक्टीरिया जो वायरस है दोस्तों, वो इनको क्या करते हैं, ओवर एक्टिवेट कर देते हैं। किसको, बी सेल को, टी सेल को और मैक्रोफेजेज को। तो ये बी सेल, टी सेल और जो मैक्रोफेजेज हैं दोस्तों, ये कहाँ पहुंच जाती हैं, बोन के अंदर पहुंच जाती हैं। और बोन के अंदर पहुंचने के बाद फिर यहाँ पर क्या शुरू कर देती है दोस्तों, डेस्ट्रक्शन। क्योंकि एकदम से इम्यूनिटी को क्या करती हैं, ये एक्टिवेट करती हैं।
और एकदम से एक्टिवेट करके वहाँ पर क्या कर देती है, इन्फ्लामेशन करती है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, साइनोवियल जो मेम्ब्रेन दोस्तों वो और ज़्यादा ग्रोथ करती है और वहाँ के जो टिश्यूज है वहाँ पर नई नई टिश्यूज क्या करेंगे, क्योंकि हीलिंग की प्रोसेस होगी और हीलिंग की प्रोसेस के द्वारा जो भी चीज़ बनती है उसको किस नाम जानते हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज के नाम से जानते हैं। और ये ग्रेन्युलेशन टिश्यूज ही बोन को क्या पहुंचाते हैं दोस्तों, नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम इन ग्रेन्युलेशन टिश्यूज को हम वैसे किस नाम से जानते हैं, इस डिसऑर्डर में पेनस के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, पेनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा याद रखो, ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं इसमें, कि पेनस का फॉर्मेशन होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह काम करता है, बी सेल, टी सेल और जो मैक्रोफेजेस हैं दोस्तों वो एक्टिवेटेड इसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो क्या होगा दोस्तों कि जो जॉइंट है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनके अंदर जॉइंट के अंदर स्टीफनेस आ जाती है इसके अंदर। तो पहला जो सिम्टम आता है दोस्तों दैट इज जॉइंट स्टीफनेस। अगर हम जॉइंट स्टीफनेस को और ज़्यादा इवालुएट करें कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो एक तो पेशेंट के अंदर मॉर्निंग स्टीफनेस देखने को मिलती है। मॉर्निंग स्टीफनेस मतलब मॉर्निंग स्टीफनेस मोर देन 30 मिनट्स, फॉर मोर देन 30 मिनट्स। अभी समझाता हूँ मैं इसमें क्या होता है कि एक्चुअली दोस्तों क्या होगा कि जब पेशेंट जब उठेगा ना सुबह, तो सुबह उठने के बाद उसको काफ़ी देर तक उसके जो जॉइंट है ना उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसको परेशानी होगी कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने में। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मॉर्निंग स्टीफनेस के नाम से जानते हैं। क्यों दोस्तों, इस डिजीज के अंदर जो रेस्ट जो होता है ना दोस्तों, रेस्ट जो होता है ध्यान रखना, ये इंक्रीज करता है किसको, इमोबिलिटी को। किसको इंक्रीज करता है, मतलब लॉन्ग पीरियड रेस्ट लिख लो, क्योंकि पूरी रात पेशेंट सोया है। अब सोया है तो लॉन्ग पीरियड क्या हो गया, उसका रेस्ट हो गया, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। रेस्ट मान लो या इनएक्टिविटी मान लो कि उसने अपने मूवमेंट जो अपने जो जॉइंट्स थे उनके अंदर कोई भी क्या नहीं किया, मूवमेंट नहीं किया। अब अगर जॉइंट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं किया दोस्तों, तो उसके कारण क्या होता है, जो इमोबिलाइजेशन है, जैसे स्टीफनेस है, इमोबिलाइजेशन है दोस्तों, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इमोबिलाइजेशन या फिर जो स्टीफनेस है दोस्तों वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली चीज क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, जॉइंट जो स्टीफनेस है वो ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि इनएक्टिविटी के कारण क्या होता है, और ज्यादा इंक्रीज होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि इनएक्टिविटी के कारण ये जो स्टीफनेस है ये और ज्यादा क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। तो ये होगा जॉइंट स्टीफनेस। इसके अलावा तो पेन जो होगा दोस्तों दैट वुड बी मॉडरेट टू सीवियर पेन। ऐसे पेशेंट के अंदर मॉडरेट टू सीवियर जो पेन है ना दोस्तों वो देखने को मिलता है। मॉडरेट टू सीवियर पेन देखने को इसके अंदर मिलता है। माइल्ड पेन देखने को नहीं मिलेगा। पेन क्या तो मॉडरेट रहेगा या फिर उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो क्या रहेगा दोस्तों, जो सीवियर जो पेन है दोस्तों वो देखने को इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो जॉइंट से अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो जॉइंट है दोस्तों वो कौन सा अफेक्टेड होता है, तो ये जो हमारा जॉइंट है, ठीक है, ये हमारी कार्पल्स बोन है, ये आपके क्या है दोस्तों, मेटाकार्पल्स है, और ये फेलेंजियस है। तो मेटाकार्पो फेलेंजियल जो जॉइंट है वो मोस्ट अफेक्टेड जॉइंट होता है इसका। मेटाकार्पो फेलेंजियल जो जॉइंट है दोस्तों, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जॉइंट होता है इसके अंदर। वैसे जो छोटे छोटे जो स्मॉल जो जॉइंट्स हैं वो कई सारे अफेक्टेड होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन ये पूछे भाई मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो पहले नंबर पे आएगा मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, क्योंकि कार्पल्स उसके बाद मेटाकार्पल्स और ये क्या हो गई दोस्तों आपकी फेलेंजियस हो गई। तो मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। और दूसरा अगर आपसे जॉइंट पूछता है कि कौन सा अफेक्टेड होता है, दैट इज रिस्ट जॉइंट। बस दो याद रख लो, दो से ज़्यादा याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो जो जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं उसमें और काफ़ी सारे होते हैं दोस्तों ऐसे, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे नी जॉइंट है वो भी अफेक्टेड होता है, ठीक है, आपका जो डिस्टल जो प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वो भी अफेक्टेड होते हैं, पीआईपी है वो भी अफेक्टेड होता है, C1 और C2 जो वर्टिब्राज हैं वो भी क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। जो मेटाटार्सल जो जॉइंट है दोस्तों वो भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो कई सारे जॉइंट अफेक्टेड होते हैं जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखो कि स्मॉल जॉइंट्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, और दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा होता है दोस्तों, रिस्ट जॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसमें अफेक्टेड होता है। इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर तीन ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये कौन सी डिजीज के अंदर होते हैं। तो एक तो होता है दोस्तों स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और एक बोटोनियर डिफॉर्मिटी, अभी मैं समझाऊंगा। पांचवा जो होता है दोस्तों दैट इज बोटोनियर डिफॉर्मिटी, और छठवा जो होता है दोस्तों दैट इज अल्नर सेप्ट।
दैट इज अल्नर शिफ्ट। अभी मैं समझाता हूँ आपको, बस ऐसे इसमें आपको एक तो नाम याद रखना है, एक आपको इमेज दे दी ना दोस्तों, तो इमेज से आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें कौन सी क्या चीज़ हमें पूछ रहा है, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो पूछेगा भाई स्वान नेक क्या है, तो गर्दन का जैसे दिखाई देगा दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहलाता है। देखो आपको दिखाता हूँ मैं दोनों, ये आपको इमेज दिख रही होगी दोस्तों, इसमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। ये वाली पहली जो इमेज है दोस्तों, इसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, और दूसरी जो इमेज है दोस्तों, इसके अंदर बोटोनियर डिफॉर्मिटी है। अब देखो इसके अंदर स्वान नेक जो डिफॉर्मिटी है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है स्वान नेक के अंदर, जो डिस्टल, ठीक है, यहाँ जब जितने पास आओगे ये क्या कहलाएगा, प्रोक्सिमल, और जितना दूर जाओगे डिस्टल। तो ये वाला जो जॉइंट है ये डिस्टल कहलाएगा, दिस इज डिस्टल, ठीक है। ये इधर वाले क्या कहलाएंगे दोस्तों, डिस्टल। तो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट को अगर अफेक्ट करता है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी के नाम से जानते हैं। और इसे जस्ट ऊपर वाले को अफेक्ट करता है, ठीक है, मिडिल वाले को अगर अफेक्ट कर रहा है बीच में, तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, बोटोनियर डिफॉर्मिटी के नाम से जानेंगे। क्योंकि प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फेलेंजीज हैं और इनके बीच में होगा जो जॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरफेलेंजियल जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और दूर की तरफ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टल हो जाएगा, और अगर पास की तरफ है तो क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल। अब ये हमारी बॉडी से दूर की तरफ जा रहा है, और इधर वाली बॉडी के क्या आ रहे हैं दोस्तों, पास की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो जो डिस्टल वाला अगर इफेक्ट होता है तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो उंगली है वो इस प्रकार से मुड़ जाएगी, तो वजह से मुड़ी हुई उंगली वो गर्दन की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम इसे किस नाम जानते हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि फिंगर के लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके अंदर क्या आता है दोस्तों, फ्लेक्शन आ जाता है। यहाँ पर क्या आता है, फ्लेक्शन आता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। और इससे जस्ट ऊपर वाले के अंदर अगर आता है दोस्तों फ्लेक्शन, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, बोटोनियर डिफॉर्मिटी के नाम से जानते हैं। इससे ऊपर वाले में आता है तो इसे हम किस नाम जानेंगे, बोटोनियर डिफॉर्मिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको इमेज देंगे और इमेज में आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि भाई ये कौन सी डिफॉर्मिटी है, तो बस वो आपको पता होनी चाहिए कि डिफॉर्मिटी कौन सी है। देखो ये एक इमेज और दे रखी है स्वान नेक डिफॉर्मिटी की। इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला अगर अफेक्टेड हो रहा है तो स्वान नेक होगा, और अगर बीच वाला होता है तो ये बोटोनियर डिफॉर्मिटी होगा। तो ये स्वान नेक होगा और ये क्या होगा दोस्तों, बोटोनियर होगा, अगर ये अफेक्टेड होगा। तो इसमें डायरेक्टली दे नहीं रखा, यहाँ पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी को समझा रखा है कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट है दोस्तों, उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लेक्शन हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लेक्शन हो जाता है मेनली, ठीक है। बस आप तो इतना याद रख लो कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लेक्शन। अगर आप ये भी याद नहीं रखो तो भी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि बस स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, बोटोनियर डिफॉर्मिटी है, और अल्नर जो शिफ्ट है वो कौन सी डिसऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन सी डिसऑर्डर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बस आपका काम चल जाएगा। एक जो सिम्टम है दोस्तों दैट इज अल्नर शिफ्ट, एक जो सिम्टम इसमें देखने को मिलता है दोस्तों दैट इज अल्नर शिफ्ट। तो अल्नर जो शिफ्ट होता है दोस्तों, अल्नर शिफ्ट मतलब अल्ना की तरफ शिफ्ट होना। तो हम जानते हैं कि अंगूठे की तरफ क्या होता है दोस्तों, रेडियस बोन होती है, और इधर की तरफ क्या होती है दोस्तों, ये अल्नर बोन होती है। तो जो उंगलियां हैं ना वो अल्ना की तरफ भागती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, अल्नर शिफ्ट के नाम से जानते हैं। देखो ये पर्सन का अंगूठा है, तो इस तरफ क्या होगी दोस्तों, रेडियस बोन होगी, इधर की तरफ अल्ना होगी। तो ये जो फिंगर्स जो होती हैं दोस्तों, ये किस तरफ शिफ्ट हो रही हैं, अल्ना की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, इस प्रकार से जा रही हैं। तो इसलिए हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, अल्नर शिफ्ट के नाम से जानेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर आपको एक्सरे दिखाई दे रहा हो तो ये वाला जो है ये आपका थंब है, और बाकी जो उंगलियां दोस्तों उस तरफ जा रही हैं। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, अल्नर शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सिम्टम भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक दोस्तों धीरे धीरे जैसे डिजीज बढ़ेगी तो जॉइंट के अंदर क्या आ जाएगी दोस्तों, इमोबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जॉइंट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर ओपन नहीं होते हैं, तो जॉइंट इमोबिलिटी या फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स भी बोलते हैं इसे। तो जॉइंट इमोबिलिटी आ जाती है, जॉइंट इमोबिलिटी। जो जॉइंट इमोबिलिटी है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, एनकाइलोसिस। तो हो सकता है कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एनकाइलोसिस जो सिम्टम है दोस्तों कौन सी डिसऑर्डर के अंदर दिखाई देता है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा दैट वुड बी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसके अंदर आपको क्या सिम्टम दिखाई देता है, जॉइंट जो इमोबिलिटी जो सिम्टम है दोस्तों वो दिखाई देता है, ठीक है। इसे हम एनकाइलोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बाकी के जो सिम्टम्स है दोस्तों, जैसे लो ग्रेड फीवर आ सकता है, लो ग्रेड फीवर आ सकता है, फटीग एंड वीकनेस, फटीग एंड वीकनेस हो सकता है, और क्लाइंट को एनीमिया तक के सिम्टम भी आ सकते हैं इसमें, एनीमिया। ये अदर सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये सिम्टम अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, बट इनको तो जरूर आपको याद रखना है। ये तीन सिम्टम तो दोस्तों, ये चारों ही मान लो, ये चारों सिम्टम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने ही करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सिम्टम तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक तो एक्सरे करवाएंगे, तो एक्सरे से सभी चीज़ें क्या होंगी दोस्तों, क्लियर होंगी। एक हम इसके अंदर टेस्ट करते हैं जिसे हम जानते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उनको क्या कर लेते हैं हम, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इन्हें हम एंटी न्यूक्लियर
एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। तो एंटी न्यूक्लियर जो एंटीबॉडीज़ है दोस्तों, वो भी इसके अंदर क्या बनती हैं, फॉर्म होती हैं। ठीक है, ऐसी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी इसके अंदर क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। एक इसके अंदर दोस्तों आप क्या करवाओगे, इसके अंदर हम ESR करवाते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन जब होता है ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो रेट हो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब क्या होता है कि आप एक ट्यूब के अंदर ब्लड ले लो और उसके अंदर जो इरिथ्रोसाइट जो नीचे बैठ जाती है ना, उनको हम क्या करते हैं दोस्तों, उनकी लेंथ को माप लेते हैं। उनकी लेंथ को हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, माप लेते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ESR के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड जो फैक्टर है उसको देखेंगे। तो ये इसकी क्लिनिकल क्या हो, सॉरी इसकी ये क्या हो जाएंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट की। तो इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट तो सर इसके अंदर एक कैटेगरी की ड्रग यूज करते हैं जिसे हम DMARD के नाम से जानते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा कि DMARD ड्रग्स आर यूज्ड फॉर, कौन सी डिसऑर्डर के अंदर यूज की जाती हैं ये, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं। डिजीज मोडिफाई एंटी, क्योंकि इसको रोकने का काम करेंगे ना, एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। ठीक है, डिजीज मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड जो ड्रग्स होती हैं दोस्तों, वो क्या कहलाती हैं, DMARD कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, डिजीज। इसके जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि DMARD में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो इसके अंदर मेनली आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो आप मेथोट्रिक्सेट याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। मेथो जो ट्रिक्सेट है दोस्तों वो यूज करते हैं, और एक सल्फोसेलाजीन। सल्फोसेलाजीन जो ड्रग है दोस्तों, वो भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा याद रख लेना DMARD का, कि डिजीज मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड जो ड्रग्स हैं वो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में कुछ सर्जरीज भी इसके अंदर करते हैं, अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, चलो एक और ड्रग्स बताता हूँ, एक बार 2 ड्रग्स और लिखो। एक कुछ इसकी इन्फ्लामेशन में कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं दोस्तों, हम NSAID यूज करते हैं ना, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन को क्या करती हैं, खत्म करती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, NSAID के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे एस्प्रिन का यूज किया जाता है, एस्प्रिन जो ड्रग है दोस्तों उसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो NSAID के रूप में यूज करते हैं। आइबुप्रोफेन का यूज कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन जो ड्रग है दोस्तों उसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, NSAID। इसके अलावा दोस्तों कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स भी दी जाती हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, हमने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स है दोस्तों, क्या तो डायरेक्टली IV दी जाएंगी या फिर वो इंट्राओसियस दी जाती हैं, IV या इंट्राओसियस हम इस ड्रग को क्या कर सकते हैं दोस्तों, लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों एक जो सर्जरी होती है दैट इज साइनोवेक्टोमी। तो जो एनलार्ज्ड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है दोस्तों, उसको हम बाहर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोवेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और एक जो अगर जॉइंट बिल्कुल खराब हो गया तो फिर हम नकली जॉइंट लगाएंगे, नकली बोन्स लगाएंगे सॉरी, तो इसे हम अर्थ्रोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, अर्थ्रोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। अब इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। इसमें जो क्लाइंट को दोस्तों ये एनकरेज किया जाता है कि भाई वो देखो रेस्ट तो जरूरी है ही इसमें, ऐसे नहीं कि भाई बिना रेस्ट काम चल जाएगा, लेकिन आप उनको सलाह दी जाती है कि आप जैसे एक्सरसाइज करो, बीच में रेस्ट करो, फिर एक्सरसाइज करो। तो उनको सलाह दी जाती है रेस्ट, एक्सरसाइज एंड फिजिकल थेरेपी की। क्लाइंट को हम क्या सलाह देते हैं कि आपको रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करना है, और फिर बाद में फिजिकल जो थेरेपी है दोस्तों उसकी हम क्लाइंट को क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। रेस्ट जो है वो जरूरी है ही, रेस्ट के बिना तो जो क्लाइंट है दोस्तों वो क्या हो जाता है, वो पेन के अंदर रहता है। तो हमारा पहला जो कंसर्न जो होता है ना दोस्तों, क्लाइंट क्या है, पेन में होता है, उसको रेस्ट की वैसे भी जरूरत है। तो पहला जो कंसर्न रहेगा, हम उसका पेन को दूर करना है, और पेन को दूर करके हमको किस में लेके आना है दोस्तों, कंफर्ट में लेके आना है। तो प्राइमरी जो कंसर्न होता है हम हमेशा हमारा वो क्या होता है दोस्तों, कंफर्ट होता है। दूसरा दोस्तों, हमें पेशेंट को क्या बताना है, तो भाई पेशेंट कई बार कहेगा कि मेरे इतना ज़्यादा पेन है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा।
तो उस कंडीशन में हम पेशेंट के अंदर पहले हॉट एंड जो कोल्ड जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। उसके बाद में फिर पेशेंट को क्या करवाते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज भी कैसे एक्सरसाइज करवाते हैं, इसके अंदर हम एक्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि भाई जितने आप जॉइंट का काम नहीं यूज करोगे ना उतना वो ज़्यादा वो क्या होगा दोस्तों, इमोबाइल हो जाएगा, ठीक है, उस इतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर क्लाइंट रेस्ट कर भी रहा है ना तो उसको हम कहते हैं कि भाई आपको रेस्ट करते समय, सोते समय अपने जॉइंट्स को है ना फंक्शनल अलाइनमेंट में रखना है। ऐसे नहीं कि आप इस प्रकार से सो रहे हो, इस प्रकार से सो रहे हो, जॉइंट्स आपके इधर जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो क्या होने चाहिए दोस्तों, फंक्शनल अलाइनमेंट, मतलब जो नॉर्मल जो अलाइनमेंट है एक जॉइंट का दोस्तों, उस अलाइनमेंट के अंदर क्या होने चाहिए। तो जॉइंट शुड बी इन फंक्शनल अलाइनमेंट ड्यूरिंग रेस्ट। रेस्ट के दौरान जो जॉइंट है दोस्तों वो किस में होनी चाहिए, फंक्शनल अलाइनमेंट में होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे, देख लेना आप, फिर आप कहोगे कि सर ये कब बताया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फंक्शनल अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे दोस्तों, कंफर्ट को देंगे, क्योंकि पेशेंट कंटिन्यूस उसको पेन होता रहता है। इस डिजीज में भी ऐसा भी होता है दोस्तों कि कई बार जो पेशेंट है वो डिजीज के एग्जस्टेशन में होगा कि भाई उसको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगी, फिर बीच के अंदर क्या आ जाएगा, रेमिशन आ जाता है, कुछ समय पेन नहीं हो, फिर दोबारा से होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें क्या होती है दोस्तों, देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हॉट एंड जो कोल्ड एप्लीकेशन है वो अच्छा काम करती है, और उससे पेशेंट को हम पेन थोड़ा सा कम होता है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम कहते हैं भाई आपको ज़्यादा पेन है और वो कह रहा है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो एक्सरसाइज जरूरी है, मूवमेंट क्या है वहाँ पर जरूरी है, ठीक है। रेस्ट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, फिजिकल जो थेरेपीज है वो भी यूज करनी पड़ेंगी। तो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन से दोस्तों उनका यूज किया जाता है, और फिर क्लाइंट को सलाह दी जाती है कि आप उसके बाद क्या करो, एक्सरसाइज करो, और वो भी कैसे एक्सरसाइज करो दोस्तों, एक्टिव एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, मतलब खुद को मूवमेंट करवानी पड़ेंगे। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट दोस्तों खुद ही क्या करवाए, मूवमेंट करवाए, तो उसे हम एक्टिव। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, पैसिव एक्सरसाइज कहलाती है। क्या कहलाती है, पैसिव एक्सरसाइज कहलाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा डाइट का। अब क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं दोस्तों कि डाइट जो है ना उसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, जो भी अवेलेबल जो फूड है वो आप दे सकते हो, अवेलेबल फूड विद वेराइटीज, मतलब अलग अलग जो वेराइटीज हैं उनके फूड हम जो भी मिल रहे हैं हमें वो देंगे, मतलब हम नॉर्मल डाइट देते हैं बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल कोई ऐसी इसके अंदर डाइट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि डाइट के अंदर क्या होनी चाहिए दोस्तों, वाइटामिन एंड मिनरल साथ में होने चाहिए, वाइटामिन और जो मिनरल्स है दोस्तों वो होने चाहिए। बस डाइट में आपको कुछ याद रखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। और बाकी के जो नर्सिंग मैनेजमेंट आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के जो साथ है दोस्तों वो बता दूंगा, ठीक है। चलो ये हमारी डिजीज है छोटी सी, बस कुछ नहीं पढ़ना हमें इतना इसमें। तो हम वापस से आ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यही है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट है उसमें नर्स है उसकी केयर कर रही है, तो वो प्राइमरी जो केयर है दोस्तों, उसमें मेन जो कंसर्न है, प्राइमरी कंसिडरेशन है वो किस पे दिया जाएगा। तो ऐसे जो क्लाइंट होते हैं दोस्तों उनके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो क्लाइंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, मॉडरेट टू सीवियर पेन होता रहता है, मॉडरेट टू सीवियर पेन। इसलिए जो क्लाइंट है वो कंफर्ट नहीं मिल पाता है, उसको सो नहीं पाता है, वो अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा पहला जो कंसर्न होगा उसको पेनलेस करना होगा, कि पेशेंट क्या हो दोस्तों, दर्द नहीं रहे, पेनलेस रहे, मतलब कि हम पेशेंट को क्या लाएंगे, कंफर्ट में लाएंगे। किसमें लाएंगे दोस्तों, कंफर्ट के अंदर लेके आएंगे। ये मैंने आपको पहले भी जब नर्सिंग मैनेजमेंट बताया मैंने वहाँ भी आपको ये चीज़ बता दी है। तो पहला जो कंसर्न होगा दैट वुड बी कंफर्ट। सर्जरी नहीं होगा, सर्जरी सब बात की बातें हैं। अगर मान लो कि जॉइंट ऐसी कंडीशन में चला गया कि वहाँ पर काम नहीं चल सकता, अब मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, तभी हम क्या करते हैं, उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, नहीं तो अन्यथा हम सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं करते। सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि आप पेशेंट को एजुकेट करोगे उसको पेन होता रहेगा, तो जो लर्निंग जो एबिलिटीज हैं पेशेंट की वो क्या हो जाती है दोस्तों, उस दौरान कम हो जाती है, वो इन चीज़ों को सीख ही नहीं पाता है, ठीक है। और सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, पेन के दौरान मोटिवेशन भी पेशेंट का क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। आपको अगर दर्द हो रहा है, अगर मैं उस समय कहूँ कि मोटिवेट करके आप पढ़ाई करो, ये करो, तो आप क्या पढ़ पाओगे उस दौरान, नहीं। तो इसी प्रकार पेशेंट को आप कितना भी मोटिवेट कर लो, अगर वो पेन में है ना दोस्तों, तो वो मोटिवेशन उस समय काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी कंफर्ट। तो लिख लो इसमें पहला क्वेश्चन लिख लो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नर्स प्राइमरी कंसिडरेशन, मतलब किसको मानती है कि भाई ये चीज सबसे जरूरी है, कंसीडरेशन, प्राइमरी कंसिडरेशन कंफर्ट को देती है। नर्स प्राइमरी कंसिडरेशन किसको देती है दोस्तों, कंफर्ट को देती है, कंफर्ट को देती है। बस इतना लिख लो, बहुत है।
अब मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आगे से दोस्तों RA लिखूंगा, थोड़ा सा आप समझ जाना ना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना RA। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, है ना। आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में हमने पढ़ लिया सब कुछ। बहुत कम ऐसी चीज़ें बचेंगी जो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमने पढ़ लिया है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स डायग्नोसिस द नर्स शुड रिव्यू द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है दोस्तों। इसके अंदर है ना एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, मान लो आ सकता है, सोंडस में दे रखा है कि इसके अंदर एक एंटीबॉडीज बनती हैं दोस्तों, उस एंटीबॉडीज का क्या नाम है, तो HLA-DR4 एंटीबॉडीज बनती हैं। इस डिसऑर्डर के अंदर बनने वाली स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज है दोस्तों वो कौन सी हैं, तो क्वेश्चन आए तो क्या कहोगे, HLA-DR4 जो एंटीबॉडीज है दोस्तों वो इसके अंदर बनती है, क्योंकि यहाँ पर आया तो इससे रिलेटेड मेरे को ये याद आ गया। तो लेबोरेटरी टेस्ट में दोस्तों तो पैनक्रिएटिक लाइपेज जो है ना, लाइपेज जो एंजाइम है वो किसके लिए जरूरी है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म की जरूरी है, डाइजेशन के लिए जरूरी है, मेटाबॉलिज्म नहीं। तो लिपिड के डाइजेशन के लिए जरूरी है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म आर वेरी डिफरेंट थिंग, है ना। तो ये लिपिड को ब्रेक डाउन करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो पैनक्रिएटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, मेनली हम उनके अंदर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, पैनक्रिएटिक डिसऑर्डर। बेंस जोन्स जो प्रोटीन होती है ना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये भी कि बेंस जोन प्रोटीन होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, तो मल्टीपल माइलोमा में प्रेजेंट होती है, मल्टीपल माइलोमा। तो ये पूछ लेते हैं कि भाई बेंस जोन प्रोटीन किस में प्रेजेंट होती है, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, MM में प्रेजेंट होती है, मल्टीपल माइलोमा में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखो तो एल्कलाइन फोस्फेटेज कई सारी चीज़ों के लिए यूज होता है दोस्तों, जैसे मान लो कि और कहीं का कैंसर है और वो मेटास्टेसिस होकर कहाँ आ गया दोस्तों, बोन के अंदर आ गया, ठीक है। तो कैंसर दैट इज मेटास्टेसाइज टू बोन, इसके लिए भी हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। या फिर फॉस्फेट के लिए, अगर हमें फॉस्फेट के बारे में जानना है ना दोस्तों, तो भी हम किसका यूज करते हैं, एल्कलाइन फोस्फेटेज का यूज करते हैं, ठीक है। फॉस्फेट से रिलेटेड लिख रहा है एल्कलाइन फोस्फेटेज। कई बार हम इसे लीवर डिसऑर्डर और बाइलरी जो डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि लीवर से सीक्रेट होता है, तो लीवर एंड जो बाइलरी जो डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, बाइल से रिलेटेड, बाइलरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, उन सब डिसऑर्डर के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, एल्कलाइन फोस्फेटेज का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो मैंने आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वहाँ पे अच्छे से करवा रखा है कि इसके अंदर हम कौन सा टेस्ट करते हैं दोस्तों, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, ANA करते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो टेस्ट है दोस्तों, दैट इज परफॉर्म्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो लिख लो इसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है या यूज लिया जाता है, ऐसे देखो, यूज लिया जाता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट यूज लिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कुछ अलग चीज़ें भी आती हैं इसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेलिंग जो इंग्लिश है ना वो भी बहुत डिफिकल्ट है इसकी। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट अटेंडिंग ए कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सेंटर, ठीक है। एक नर्स केयर कर रही है दोस्तों, एक क्लाइंट को अटेंड कर रही है और कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ जो सेंटर के अंदर है वो क्लाइंट, और रिव्यू करता है क्लाइंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड को। तो जो नर्स है दोस्तों, उस क्लाइंट को किस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। एक क्लाइंट को देख रही है ऐसे मान लो, और उसकी रिपोर्ट को देख के नर्स को किस चीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए, बस सिंपल से वर्ड में ये समझो आप। अब आपको वो रिपोर्ट दोस्तों वो दिखाता हूँ। शायद आपको यहाँ पे थोड़ा साफ दिखेगा नहीं, पर मैं बोल बोल के आपको हर चीज़ समझा दूंगा यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए वो मत होना कि दिख नहीं रहा है, मैं आपको समझा दूंगा। इसमें डायरेक्टली दे रखा है दोस्तों कि जो क्लाइंट है ना, इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कि एडवांस स्टेज में है, स्टेज 3 में। स्टेज आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसमें दे रखा है कि क्लाइंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है विच इज प्रोग्रेसिवली कोजिंग मोर जॉइंट डिफॉर्मिटीज, ठीक है। तो इसके अंदर जॉइंट की जो डिफॉर्मिटीज है दोस्तों वो तो पाई जाएंगी ना, जैसे जॉइंट डिफॉर्मिटी होगी। अगर मान लो कि
स्वान नेक है, ये भी डिफॉर्मिटी तो होगी ना, बोटोनियर है, अल्नर ड्रिफ्ट है, ये बोन सब क्या हो रही है दोस्तों, डिफॉर्मिटी हो रही है। तो ऐसी डिफॉर्मिटीज बोन की पाई जाती हैं। साथ में उसको स्टिफनेस है, हमने बात की थी स्टिफनेस भी प्रेजेंट होता है, और उस क्लाइंट को क्या है दोस्तों, पेन है। तो हमें डायग्नोसिस तो मिल गई ना, सबसे पहली चीज तो कि उस क्लाइंट को क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। उस क्लाइंट को क्या है दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब हमने नर्सिंग हिस्ट्री और फिजिकल असेसमेंट के द्वारा क्या देखा, क्लाइंट हैज अल्नर ड्रिफ्ट ऑफ बोथ हैंड्स। ठीक है, ये जो डिजीज है ना दोस्तों सिमेट्रिकल डिसऑर्डर है, मतलब एक हाथ में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक हाथ में प्रेजेंट होगा। अगर डिसऑर्डर है तो दोस्तों दोनों तरफ क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिमेट्रिकल डिसऑर्डर है, अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा, लगभग ऐसा पाया जाता है। तो अल्नर ड्रिफ्ट ऑफ द बोथ हैंड्स होता है। एक टर्म इसके अंदर दे रखा है दोस्तों, हेलेक्स वल्गस डिफॉर्मिटी। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर अल्नर जो ड्रिफ्ट बताया था उसमें फिंगर इस तरफ जा रही है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अंगूठा जो होता है ना वो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, अंगूठा जो पैर का जो अंगूठा है वो क्या जाता है दोस्तों, टो जो है वो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये टो है तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हेलेक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी के नाम से जानते हैं। तो अंगूठा इस प्रकार से जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर एक बोनी मास और बन जाता है अंगूठे में, इस प्रकार से यहाँ पर एक बोनी मास और बन जाएगा दोस्तों, बोनी मास भी बन जाता है और अंगूठा अंदर की तरफ जाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, हेलेक्स वल्गस डिफॉर्मिटी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, हेलेक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी। ठीक है, ये ज्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तब वहां पर आएगा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना ना कि हेलेक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी भी किसमें पाई जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और भी डिसऑर्डर में होती है, दोनों पैरों के अंदर प्रेजेंट है ये। तो देखना बाइलेटरल हो गए, दोनों साइड है, ध्यान रखना है, इसमें सिमेट्रिकल है ये। क्लाइंट रिपोर्ट्स पेन, क्लाइंट पेन की रिपोर्ट करता है व्हेन वॉकिंग, जब वो चलता है, एंड जॉइंट स्टीफनेस फॉर सेवरल आवर्स इन द मॉर्निंग। तो मैं जब सुबह उठता हूँ ना, ये फर्स्ट साइन भी बताते हैं। इस डिसऑर्डर का जो फर्स्ट साइन है, अर्ली जो साइन है दोस्तों, वो भी क्या है, मॉर्निंग स्टीफनेस ही है, कि जब मैं सुबह उठता हूँ उस समय मुझे स्टीफनेस होती है, चलता हूँ जब मुझे पेन होता है, पार्टिकुलरली इन द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट। जब ये डिजीज स्टार्ट होती है तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जो स्मॉल जॉइंट्स है दोस्तों, हाथ और पैर के, वहां से मेनली क्या होती है, ये स्टार्ट होती है। जॉइंट्स ऑफ द हैंड से रिफ्लेक्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन। जो उसके जो जॉइंट्स को हमने देखा तो हमें पता लगा कि उसको क्या हो रखा है दोस्तों, इन्फ्लामेशन के साइन आ रहे हैं, हीट है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, ये सभी साइन उसको क्या हो रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट हो रहे हैं। फिर हमने उसके लेबोरेटरी रिजल्ट देखी, मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर क्या देखते हैं दोस्तों, रूमेटॉइड फैक्टर, एक टेस्ट है ना रूमेटॉइड फैक्टर है, वो देखते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि ये टेस्ट क्या था दोस्तों, पॉजिटिव था। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये टेस्ट क्या है उसका, पॉजिटिव है। इसके अलावा हमने उसका ESR कराया है, वो भी 4 गुना तक बढ़ा हुआ आ रहा है, 40 mm पर आवर तक आ रहा है। C रिएक्टिव टेस्ट प्रोटीन करा है, वो 20 mg पर डी आ रहा है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। और जो WBC है दोस्तों, वो भी थोड़ी बहुत क्या आ रही है, 13,000 तक बढ़ी हुई आ रही है। ठीक है, तो ये उसकी रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, कुल मिला के बस हमें ये पता लग गया दोस्तों इस रिपोर्ट से कि उस क्लाइंट को क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस होते ही ऐसे हैं कि अपने को ज़्यादा वो करने की कोशिश करते हैं, ये कंफ्यूज करने की। अगर आप इस क्वेश्चन में बस इतना भी पढ़ लोगे ना कि उस क्लाइंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और उसके बाद भी ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो भी आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, सही कर सकते हो। तो एक बार मैं वापस से अब इसके ऑप्शन पे आता हूँ। बस इतना पढ़ा के मैंने थोड़ा समझाना जरूरी था, मान लो आप लोग खुद पढ़ो फिर आपको सर समझाया नहीं क्या लिखा हुआ है, इसलिए समझा दिया, वैसे कोई फायदे का नहीं है ना। अभी बस इतना समझ लो कि इस क्लाइंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो क्या होगा। पहला दे रखा है कि रिंग ए स्पंज रिपीटेडली व्हेन द वॉशिंग द डिशेज। ठीक है भाई, मतलब आपने स्पंज यूज किया, उसको आप इस प्रकार से क्या करो, निचोड़ रहे हो, इस प्रकार से मोड़ कर क्या करो दोस्तों, निचोड़ रहे हो। कब, जब भी आप डिशेज को वॉश करो। तो ये मना किया जाता है, मतलब ऐसा कहता है कि भाई ऐसी चीजें आप मत करो जिसमें जो जॉइंट है दोस्तों वो ओवर एक्सटेंशन हो या ओवर फ्लेक्शन हो ना, उनको करने से हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको रोकते हैं। हम सिंपल एक्सरसाइजेज उसको करवा सकते हैं जो अलाइनमेंट में, बोन को अलाइनमेंट में भी रखें। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों वो हम मना करते हैं। हम उसको कहते हैं कि भाई अगर आप स्पंज यूज कर रहे हो, मान लो बर्तन धो रहे हो, उसको स्पंज उसको इसको है ना, आप क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, प्रेस करके जो पानी है ना दोस्तों वो बाहर निकाल सकते हो, राइंग की जगह। ठीक है, राइंग है ये वर्ड, राइंग। तो आपको राइंग नहीं करना है, इस प्रकार से नहीं करना, क्योंकि ये आपके जो जॉइंट्स हैं दोस्तों उनके ऊपर फर्क डालेगा, क्योंकि वो पहले से कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, उनके अंदर डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, और तो आप इनका ओवर यूज जब करोगे तो उसके कारण में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो राइंग नहीं करते हैं। ठीक है, रिंग बोलते हैं, राइंग बोलते हैं इसको, रिंग। ठीक है, राइंग है स्पंज, देख लो आप जो भी। तो इसको मैंने बता दिया किस प्रकार से करना होता है, तो वो नहीं किया जाता। तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। नेक्स्ट, इंस्टॉल फॉसेट्स दैट रिक्वायर टर्निंग रेदर देन पुशिंग, कि आप ऐसी टैप लगाओ जिसके अंदर क्या हो, टर्निंग हो रेदर देन पुशिंग। मतलब फॉसेट्स का मतलब क्या होता है, पानी की टैप। ठीक है, टैप जो होती है, तो ये ऐसे करें कि ऐसी यूज करो
जिसके अंदर क्या करना पड़े, ऐसे घुमाना पड़े, प्रेस करने की जगह, जैसे दबाने वाले आती है उनकी जगह क्या करें, ऐसे घुमाना पड़े, ऐसे यूज करो। तो ऐसी नहीं यूज करनी चाहिए। वही बात हो गई ना, इसमें तो वही बात हो गई जैसे कि इसमें हो रही थी, रिंग में हो रही थी, ठीक है। तो उसमें रिंग में हम क्या कर रहे थे, इस प्रकार से कर रहे थे, और इसमें हम इस प्रकार से कर रहे हैं, तो वो बात वही हो गई। तो ये भी हमें क्या कर दिया जाता है, मना किया जाता है, ऐसा नहीं करने किया जाता, ठीक है। इंगेज इन ए स्वीविंग प्रोजेक्ट सेवरल हावर्स इज मॉनिटरिंग, ठीक है। वो जो सुई धागा लेके करते हैं वो सब, तो वो सारा काम क्या होता है, स्वीविंग होता है। तो ये चीज़ क्या है, तो उसका जो ग्रास्प जो पावर होती है ना, जॉइंट की डिफॉर्मिटी के कारण वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ नहीं पाता है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट भी वो नहीं कर पाएगा। तो राइट जो आंसर जो बताएगा उसको मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही आंसर है ये। शाबाश, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। राइट जो आंसर आएगा दैट वुड बी पुश विद द पाम्स रेदर देन द फिंगर्स व्हेन राइजिंग फ्रॉम ए चेयर। जब आप चेयर से उठो ना, देखो जो चीज़ डिफॉर्म्ड है, जिस चीज़ में डिफॉर्मिटी है दोस्तों, जैसे मान लो हमने देखा यहाँ पर कई चीज़ों में क्या देखने को मिली, हमें अनर ड्रिप यहाँ पर देखने को मिला, बोटोनियर देखने को हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, स्वान नेक देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर डालोगे दोस्तों तो और ज़्यादा डिफॉर्मिटी होने के है चांसेस हैं, फ्रैक्चर होने के भी चांसेस हैं। बट हम यहाँ पर यूज करेंगे पाम का हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, चेयर से उठते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि हम ऐसे जो पेशेंट है हम उसको क्या गाइड करेंगे, जब आप उठो ना तो आपको अपनी पाम का यूज करना चाहिए, फिंगर की जगह। आप फिंगर की जगह किसका यूज करना चाहिए, आपको पाम का यूज करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुश विद द पाम्स रेदर देन द फिंगर्स व्हेन रेजिंग फ्रॉम ए चेयर। तो लिख लो सीधा सा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को उठते समय चेयर से उठते समय फिंगर की जगह पाम का यूज करना चाहिए, पाम का यूज करना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे और ज्यादा लिखना चाहते हैं तो इन तीनों ऑप्शनों को भी आप लिख सकते हो, इनको हिंदी में बना के लिख लो आप, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया, अच्छा क्वेश्चन है। ए नर्स प्लान्स केयर टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज इन ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक नर्स प्लान कर रही है कि हमें डिफॉर्मिटीज रोकनी है, किस पेशेंट के अंदर दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। विच इंटरवेंशन शुड बी अल्टरनेटेड विद पीरियड्स ऑफ रेस्ट। हम कौन सी चीज करवाएंगे उसको रेस्ट के पीरियड के साथ में। मैंने आपको बताया था रेस्ट, एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी, ये तीनों की हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। तो मैंने आपको एक्सरसाइज में भी बताया था कि एक्सरसाइजेज जो होती है दोस्तों वो मेन फोकस करते हैं कि जब तक पेशेंट है ना खुद एक्टिव एक्सरसाइजेज कर सकता है तो हम उसको एक्टिव एक्सरसाइज कराएंगे। लास्ट में जब पेशेंट खुद नहीं कर पाता तो उस कंडीशन के अंदर हम पैसिव यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी एक्टिव एक्सरसाइजेज करवाएंगे, न कि पैसिव मसाज। मसाज करने का तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। पैसिव मसाज का मतलब क्या होता है दोस्तों, मसल्स के लिए, जबकि हम जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं किसके लिए, जॉइंट्स के लिए, कि मसल्स को तो इफेक्ट नहीं कर रहा, किसको अफेक्ट कर रहा है, ये जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है। जबकि जो मसाज है दोस्तों, मसाज इज यूज फॉर मसल्स। मसाज किसके लिए यूज की जाती है, मसल्स के लिए यूज की जाती है, न कि बोन्स के लिए। तो इसलिए वैसे भी गलत हो जाएगा। तो ब्रेसिंग ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है, ब्रेसिंग मतलब क्या होता है, जैसे ये पैर है तो इसके अंदर एक कपड़ा सा पहना जाता है ना, तो वो ब्रेसिंग कहलाता है। जैसे दादी में पहन लेती है, गर्म पट्टी लगा लेती है तो अंदर पहना जाता है वो, ठीक है। आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कई बार हाथ में पहन लेते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ब्रेसेस कहलाते हैं। तो ये तो क्या करते हैं, और इमोबिलाइज करते हैं, ठीक है। जिसको पहन लिया जॉइंट पे तो वो और इमोबिलाइज करेंगे, और जब हमें क्या करवाना है उस पेशेंट के जॉइंट्स को मोबिलाइज करवाना है, ठीक है, मोबिलाइज करवाना है ना। अब उसको याद रखो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम कोशिश करेंगे कि उसके जॉइंट्स हम उसको क्या करवाएं, मोबिलाइज करवाएं। कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे इससे, ठीक है। आप कई क्वेश्चन करोगे तो आपको ये याद होगा कि हाँ भाई ये कंसेप्ट यहाँ काम कर रहा है, ये भी कर रहा है। आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेज है वो मेनली मसल्स के लिए होती हैं, यहाँ पे मसल्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं किसकी तुलना में दोस्तों, जॉइंट की तुलना में, क्योंकि हमें जॉइंट पे ज़्यादा फोकस करवाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक्टिव एक्सरसाइजेज। तो लिख लो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को रेस्ट के साथ मतलब बीच बीच में रेस्ट भी करवाना है उसको, कर नहीं पाएगा नहीं वो, क्योंकि उसको पेन होता रहता है। वैसे भी रेस्ट के साथ साथ एक्टिव एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। एक्टिव एक्सरसाइज करने की सलाह दी
जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या कह रहा है कि ए रेजिमेन ऑफ द रेस्ट एक्सरसाइज एंड फिजिकल थेरेपी। मैंने आपको बताया था कि अर्थराइटिस में हम क्या करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर 3 चीजों को ध्यान रखते हैं। एक रेस्ट का ध्यान रखते हैं दोस्तों, एक हम किसका याद रखते हैं, एक्सरसाइज का, और एक फिजिकल थेरेपी का। अब आप पूछ रहे दोनों कैसे, रेस्ट भी आगे एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज करना है बीच बीच में रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करना है फिर रेस्ट करना है, इस प्रकार से। ठीक है, इज ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्लाइंट है, उसके लिए क्या ऑर्डर किया गया है, भाई आपको रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करना है और फिजिकल थेरेपी करना है। तो व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन इज द इंटेंडेड पर्पज ऑफ दिस रेजिमेन, कि हम भाई रेस्ट, एक्सरसाइज और जो फिजिकल जो थेरेपी कर रहे हैं ना दोस्तों, वो हम क्यों कर रहे हैं। अब ये ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको लगेगा भाई सारे आंसर सही हैं। तो वो पहला आंसर क्या कह रहा है कि भाई इसके पेन को क्या करेगा, ये रोकेगा। दूसरा कह रहा है कि भाई इन्फ्लामेशन को रोकेगा। तीसरा कह रहा है कि ये हेल्प प्रिवेंट द क्रिपलिंग इफेक्ट ऑफ द डिजीज, जो डिजीज का जो इफेक्ट जो आते हैं दोस्तों, ठीक है, जो सीवियर जो इफेक्ट आते हैं उसको रोकने का काम करेगा। और प्रोवाइड फॉर द रिटर्न ऑफ जॉइंट मोशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड लॉस। ठीक है, वापस से जो जॉइंट है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, वापस से प्रोवाइड कर देगा, जॉइंट के मूवमेंट जो है ना वो वापस से आ जाएंगे, जो लॉस हो गए हैं, जो चले गए हैं जो मूवमेंट, वो वापस से लौट कर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर समझो। पहले देखा प्रिवेंट अर्थरेटिक पेन, तो ये बिल्कुल गलत है। देखो रेस्ट जो है ना, रेस्ट के दौरान मान लो उस पेशेंट को, मैंने आपको बताया कि रेस्ट होगा तो इमोबिलाइजेशन बढ़ेगा, उसके कारण भी पेन बढ़ेगा। एक्सरसाइज करने के दौरान भी पेशेंट को पेन हो जाता है, पेशेंट कहता है मैं नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता, तो हम डायरेक्टली हमें ये नहीं कह सकते कि वो पेन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो फिजिकल थेरेपी भी ये काम करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली पेन को हम खत्म कर सकते हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है दोस्तों उसको भी कैसे रोकेगा, कैसे वो करेगा, रेस्ट एक्सरसाइज जो है ना दोस्तों वो नहीं करेंगे। इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को यूज करने के लिए हमें मेडिकल जो मैनेजमेंट है उसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें एनएसएआईडी देनी पड़ेगी, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स हैं वो देनी पड़ेंगी, तो उनके द्वारा जो इन्फ्लामेशन है वो क्या होता है, खत्म होता है, न कि एक्सरसाइज कराने के कारण। एक्सरसाइज हम इसलिए करवा रहे हैं कि इस पेशेंट, इसका सीवियर जो इफेक्ट है ना, कोई भी जॉइंट का सीवियर इफेक्ट क्या आएगा दोस्तों, धीरे 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 वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में पेशेंट किस में चला जाता है, एल्कलाइसिस में चला जाता है। ठीक है, या फिर हम इसके कहें जॉइंट का इमोबिलिटी हो जाती है। तो जॉइंट की इमोबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या करेंगे भाई, उस क्लाइंट को क्या कहेंगे कि आपको क्या करना है दोस्तों, एक्सरसाइज करनी है। आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मूवमेंट करवाते रहना है। अगर आपने मूवमेंट करवाते रहे तो ये जॉइंट की इमोबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हम पेशेंट को ये चाहते हैं कि भाई उस डिजीज के सीवियर जो इफेक्ट है ना वो नहीं है, जो कि जॉइंट इमोबिलिटी या स्टिफनेस है। जॉइंट इमोबिलिटी या फिर स्टिफनेस भी हो सकती है, वही बात हो गई। तो इसलिए इसके क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी हेल्प प्रिवेंट द क्रिपलिंग इफेक्ट ऑफ द डिजीज। ठीक है, मेन जॉइंट इमोबिलिटी। ठीक है, मेन जॉइंट इमोबिलिटी। फोर्थ दे रखा है प्रोवाइड फॉर द रिटर्न ऑफ द जॉइंट मोशन। ऐसे कहते हैं कि एक बार अगर लॉस हो गया ना काफी लंबे टाइम तक, तो जॉइंट तो बोन खराब ही हो जाती है, उसके बाद में दोस्तों उसकी सर्जिकल जो मैनेजमेंट है वही किया जाता है। तो इसलिए ये गलत दे रखा है। इरिवर्सिबल टाइप का लॉस मानते हैं उसको, भाई एक बार हो गया तो वापस से सही नहीं हो पाएगा, अगर डिजीज उस कंडीशन चलेगी इमोबिलिटी में आके जॉइंट, तो इमोबिलिटी में आने के बाद फिर ट्रीटमेंट इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए ये गलत लिखा है कि वापस से जॉइंट क्या करने लग जाएंगे, मूवमेंट करने लग जाएंगे, अगर उनका प्रोलॉन्ग्ड क्या हो गया, काफी लंबे समय तक लॉस हो गया, काफी लंबे समय तक लॉस हो गया ना दोस्तों, तो ये क्या कोज कर देगा उस पेशेंट के अंदर, इरिवर्सिबल कर देगा कि वापस से ठीक नहीं हो पाएगा वो पेशेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो लिख लो इसमें, इसका राइट आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, थर्ड है हेल्प प्रिवेंट द क्रिपलिंग इफेक्ट ऑफ द डिजीज। इसमें लिखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज के सीवियर इफेक्ट को रोकने के लिए रेस्ट एक्सरसाइज एंड फिजिकल थेरेपी करने की सलाह दी जाती है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है ना आपको मैं करवाऊंगा लास्ट में, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है पूरी इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो अभी हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस चल रहा है, मैं एक बार वो पढ़ाऊँ फिर वापस से उस डिजीज के ऊपर लाऊं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे।
तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला क्वेश्चन मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप अभी छोड़ दो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। पहले हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस पे ध्यान रख लेना, आप उस पर स्टार लगा लो कि आगे बढ़ेंगे हम इसे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक क्लाइंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक क्लाइंट है दोस्तों किसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, आस्क द नर्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंजेक्ट हाइड्रोकोर्टिसोन इनटू द नी जॉइंट, ठीक है। उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं हम हाइड्रोकोर्टिसोन, मैंने आपको कहा था दो तरीके से दे सकते हैं, हम आईवी भी दे सकते हैं और डायरेक्टली इनटू द जॉइंट में भी दे सकते हैं। जॉइंट में उसके हाइड्रोकोर्टिसोन जो इंजेक्शन है दोस्तों वो लगाया जा रहा है, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई व्हाट रीजन शुड द नर्स इंक्लूड इन द रेस्पॉन्स डिक्लाइन, भाई वो पूछ रहा है क्यों लगा रहे हैं मेरे इंजेक्शन, ये मेरे इंजेक्शन दोस्तों जॉइंट के अंदर दे रहे हो उसका क्या रीजन है, वो ये पूछ रहा है। तो भाई पहला कारण दे रखा है, भाई जॉइंट को क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। तो हाइड्रोकोर्टिसोन कोई ऐसा तो फ्लूइड है नहीं कि भाई कोई जॉइंट को ये लुब्रिकेट करने का काम करेगा, ठीक है। जेली टाइप तो कोई है नहीं ये कि उसको क्या कर देगा, लुब्रिकेट कर देगा। तो ये वैसे क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है दोस्तों ये प्रोवाइड द फिजियोथेरेपी, कोई भी इंजेक्शन का अगर हम यूज कर रहे हैं ना तो वो फिजियोथेरेपी नहीं हो सकती है, ठीक है। फिजियोथेरेपी में हम इंजेक्शन का यूज नहीं करते हैं, जबकि हम यहाँ पर इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं हाइड्रोकोर्टिसोन का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट एनकाइलोसिस ऑफ द जॉइंट, कि ये एनकाइलोसिस ऑफ द जॉइंट को रोकेगा, सही बात है। लेकिन अकेला हाइड्रोकोर्टिसोन अगर एनकाइलोसिस को रोक देता तो पूरा ट्रीटमेंट पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन देखो आप, एक दे रखा है इन्फ्लामेशन को कम करेगा और एक दे रखा है एनकाइलोसिस ऑफ द जॉइंट को रोकेगा। एनकाइलोसिस मैंने आपको बताया था ना, जॉइंट की इमोबिलिटी हो जाना, फ्यूजन हो जाना, बोन का जुड़ जाना, या बोन जब जुड़ जाएंगे तो वो वापस क्या नहीं कर पाती, मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो उसे हम एनकाइलोसिस के नाम से जानते हैं। अब आप एक बात बताओ, एक तो एक डिजीज है ना दोस्तों वो सीधी ये बताती है, एक तो मेरे को आप ये पूछो कि जैसे मान लो जो आदमी जो काम करता है ना, एक तो उसका डायरेक्टली वो आंसर निकल रहा है, और एक आप उसको ये कहो कि आप एक उसको ब्रॉड उसमें लेके आओ, तो डायरेक्टली जो एक्शन है वो राइट आंसर ज्यादा होगा इसका। देखो इन्फ्लामेशन भी डायरेक्टली रिड्यूस करता है, हाँ ये डिजीज को एनकाइलोसिस को प्रिवेंट करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला ये यूज करके भाई हम इसको कम कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें और भी ड्रग्स, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, या रेस्ट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, तो वो सब चीजें मिलकर क्या करवाएंगी दोस्तों, वो एनकाइलोसिस ऑफ जॉइंट को क्या करेंगे दोस्तों, प्रिवेंट करेंगे। तो डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते हाइड्रोकोर्टिसोन क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। हाँ ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, बात सही है, लेकिन डायरेक्टली एनकाइलोसिस को प्रिवेंट करना ये इसका सही आंसर नहीं होगा। अगर हमें इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा ना दोस्तों, तो मैं इन्फ्लेमेशन को चूज करूंगा। हाँ अगर ये नहीं होता, कोई फोर्थ जो ऑप्शन है कुछ ऐसा ही आ जाता कि कुछ भी नहीं है इससे रिलेटेड, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर प्रिवेंट एनकाइलोसिस ऑफ द जॉइंट को कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो उसका। बट राइट जो आंसर यहाँ पर होगा दैट वुड बी रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो लिख लो, लिखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, लिखो दूर नहीं, दूर वर्ड थोड़ा सा लग रहा है, कम करने के लिए इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, देखो सुनो, कि व्हाट शुड द नर्स टेक इनटू कंसीडरेशन, कि नर्स को क्या कंसीडर करना चाहिए व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर फॉर ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एन एक्यूट एपिसोड ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वो एकदम से पेन हो रहा है दोस्तों, ठीक है, एक्यूट डिसऑर्डर नहीं है ये, एक्यूट एपिसोड का नहीं मतलब एकदम से उसको क्या हुआ, सडन पेन होने लग गया, ठीक है, उसकी स्टिफनेस आ गई एकदम से, तो उसे हम क्या नाम जानेंगे, एक्यूट एपिसोड के नाम से जानेंगे। तो जो रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है दोस्तों, उसका जो क्लाइंट है ना, आप उसकी नर्सिंग केयर कर रहे हो आप, तो उसमें क्या क्या चीजें क्या करोगे आप दोस्तों, इंक्लूड करोगे, किसके अंदर क्या होगा, ठीक है। इसमें पहला दे रखा है कि भाई इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन रेयरली अकर, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लामेशन होता है और उसके कारण क्या होता है दोस्तों, हाइपरप्लेजिया ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, न कि इसमें दे रखा है कि भाई इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन रेयरली अकर। तो ये रेयरली नहीं है, कॉमनली अकर आएगा इसमें, ये कॉमनली होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें बोनी एनकाइलोसिस ऑफ ए जॉइंट इज इरिवर्सिबल एंड कोजेज इमोबिलिटी। अगर जॉइंट स्टीफनेस एक जॉइंट की है ना दोस्तों, वो क्या है, इरिवर्सिबल है, और वो क्या कोज करती है दोस्तों, इमोबिलिटी कोज करती है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सीवियर फॉर्म में अगर पेशेंट चला गया ना दोस्तों,
अगर उस पेशेंट को क्या हो गया, बोनी एनकाइलोसिस हो गया उसको जॉइंट का, तो ये क्या है दोस्तों, इरिवर्सिबल है, और इसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट को इमोबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, इमोबिलिटी हो जाएगी, फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अगर उसको एक बार क्या हो गया दोस्तों, बोनी एनकाइलोसिस हो गया, क्योंकि बोनी एनकाइलोसिस मतलब ये क्या होता है कि बोन फ्यूज हो गई, जुड़ गई, तो उसके कारण पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, इमोबिलिटी होगा। और ये बात सही भी है, तो उसके बाद ये क्या हो जाती है दोस्तों, इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर वापस से पेशेंट क्या नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाता। तो इसका राइट आंसर यही आएगा। अब बाकी देख लेते हैं। कंप्लीट इमोबिलिटी इज डिजायर्ड ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ इन्फ्लामेशन। भाई जब इस फेज के अंदर इन्फ्लामेशन की जो फेज है ना दोस्तों, उस दौरान आपको बिल्कुल पेशेंट को क्या रखना है, इमोबाइल रखना है। जब मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि इस डिजीज के अंदर हम कभी भी पेशेंट को इमोबाइल नहीं रखते, हमें पेशेंट को रेस्ट देना है, साथ में उसको क्या करवानी है, एक्सरसाइज करवानी है, साथ में फिजिकल थेरेपी करवानी है। तो किसमें कह रहा है कि भाई बिल्कुल भी मूवमेंट मत करवाओ, कंप्लीट इमोबिलिटी रखो। तो कंप्लीट इमोबिलिटी जो है वो इस फेज को आगे बढ़ाएगी और उस पेशेंट के अंदर क्या लाएगी दोस्तों, एनकाइलोसिस लाएगी। ठीक है, क्या लाएगी, एनकाइलोसिस लाएगी उसके अंदर। तो इसलिए हम कंप्लीट इमोबिलिटी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इस बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट सिग्निफाई इरिवर्सिबल डैमेज हैज अकर्ड। अब एक बात बताओ, आपके कहीं भी रेडनेस और स्वेलिंग हो जाए तब क्या ये कह दोगे कि भाई मेरा जो जॉइंट है वो क्या हो चुका है, अब वापस से ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ रेडनेस और स्वेलिंग जो है वो स्टार्टिंग के फेज में भी आ सकते हैं। पेशेंट के स्टार्टिंग के फेज में सिर्फ इन्फ्लेमेशन जब स्टार्ट हुआ है उस समय भी आ सकते हैं। तो ये नहीं दिखाता कि भाई अब पेशेंट इरिवर्सिबल फेज के अंदर क्या हो गया है, चला गया है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी सेकंड, दैट विल बी सेकंड। तो लिख लो, देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में अगर एक बार बोनी एनकाइलोसिस हो जाता है, एनकाइलोसिस फ्यूजन ऑफ द बोन, जुड़ना हो जाता है, तो यह, क्योंकि अब बोन जुड़ गई ना, जुड़ने के बाद वापस तो सर्जरी से हट सकती है, कैसे हटेंगी, और तो यह इरिवर्सिबल है, तो यह इरिवर्सिबल है तथा यह इमोबिलिटी कोज कर सकती है, इमोबिलिटी कोज कर सकती है। एनकाइलोसिस वर्ड का मतलब ये होता है कि भाई बोन का जुड़ना, बोन से जुड़ने लग जाएंगे दोनों बोन। ठीक है, दो बोन एक बार जुड़ गई तो फिर वापस से जो बीच में जो स्पेस है ना वो नहीं रहेगा। जब हम इसमें एक्सरे करते हैं ना, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक्सरे में हमेशा है ना, आपको जो बोन के बीच में जो गैप है ना दोस्तों, दो बोनों के बीच में, वो गैप नहीं दिखाई देता है, वो उसकी बिल्कुल क्या दिखाई देता है, नैरोविंग। उसमें नैरोविंग होती है, बीच में स्पेस नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है, वो बोन जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने को हम क्या किस नाम जानते हैं, बोनी एनकाइलोसिस के नाम से जानते हैं। अच्छा, फ्यूज ही हो गया तो कोई मूवमेंट कैसे करेगा, वहां पर गैप ही नहीं है, तो उसके कारण क्या हो जाती है दोस्तों, से इमोबिलिटी हो जाती है। तो गैप का होना क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, तो वो गैप नहीं होता, नैरोविंग हो जाता है ये। तो ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, व्हेन प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्लान, हम इंडिविजुअलाइज्ड मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बना रहे हैं, वही किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, तो उसके लिए हम टीचिंग प्लान बना रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअलाइज मतलब समझ गए ना, हर पेशेंट का अलग अलग क्या होगा, टीचिंग प्लान होगा। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्लान के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कोई दूसरी डिजीज का पेशेंट है तो उसका दूसरा टीचिंग प्लान, दूसरा है तो दूसरा टीचिंग प्लान, ये सब। फॉर ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हम किसका प्लान बना रहे हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट है उसके लिए प्लान कर रहे हैं। विच टॉपिक शुड द नर्स ओमिट फ्रॉम द जनरलाइज्ड टीचिंग प्लान फॉर क्लाइंट विद अर्थराइटिस। अब आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को नर्स मानो, और मैंने कौन सा टॉपिक है ना आपको नहीं बताया, उसका नाम बताना है बस आपको। ठीक है, नर्स टीच कर रही है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बता रही है। अब आप मुझे वो टॉपिक बताओ दोस्तों जो मैंने आपको नहीं बताया। अनर ड्रिफ्ट के बारे में मैंने आज आपको बताया नहीं बताया, जी बताया, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा। स्वान नेक डिफॉर्मिटी के बारे में बताया नहीं बताया, सर बताया, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। बोटोनियर डिफॉर्मिटी के बारे में बताया नहीं बताया, हाँ सर। तो क्या बच गया, हैबर्डन नोड्स। क्या बच गया दोस्तों, हैबर्डन नोड्स बच गया। और हैबर्डन नोड्स में नहीं बताया, इसमें ये कह रहा है कि कौन सी चीज ओमिट का मतलब इंक्लूड नहीं करेगी। ओमिट का मतलब इंक्लूड नहीं करना, क्रॉस हटाना। ठीक है, तो ये चीज वो इसमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि हैबर्डन नोड्स इस डिजीज में पाए नहीं जाते। इस डिजीज में अल्नर ड्रिफ्ट भी पाया जाता है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी पाया जाता है, और जो बोटोनियर जो डिफॉर्मिटी है दोस्तों वो भी पाया जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैंने ड्रिफ्ट लिख दिया, शिफ्ट लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे ड्रिफ्ट लिखना है ना इसको।
अल्नर ड्रिफ्ट लिखना दोस्तों, सॉरी मेरे मुंह से शिफ्ट निकल गया, इसको ड्रिफ्ट लिख लेना, अल्नर ड्रिफ्ट। मेरे दिमाग में क्या मैंने ड्रिफ्ट लिखा दिया है, शिफ्ट लिखा है, यहाँ भी लिखना, वहाँ भी मैंने शिफ्ट ही लिखा होगा, फिर तो यहाँ भी शिफ्ट लिखा, इसको ड्रिफ्ट लिख लेना ना, अल्नर ड्रिफ्ट। मुड़ जाना, एक तरफ मुड़ जाना, मतलब हो रहा तो शिफ्ट ही है बट टर्म जो है ना वो ड्रिफ्ट है, अल्नर ड्रिफ्ट। तो तो हेबर्डन जो नोड्स होते हैं ना दोस्तों, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिजीज है उसके अंदर क्या होते हैं, हेबर्डन नोड्स प्रेजेंट होते हैं, न कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो हेबर्डन नोड्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। तो इसके अंदर लिख लो, देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में अल्नर ड्रिफ्ट, देखिए शिफ्ट, अल्नर ड्रिफ्ट कोमा स्वान नेक एंड बोटोनियर डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है। हेबर्डन नोड्स ओस्टियोआर्थराइटिस में पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है, देखो कि द नर्स क्वेश्चन ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस अबाउट द पेन, ठीक है, पेन के बारे में पूछ रही है, वो क्वेश्चन कर रही है। When should the nurse expect the client to experience increased pain and limited movement of the joint? बताओ कि उस पेशेंट को कब सबसे ज़्यादा पेन होगा और सबसे कम क्या होगी दोस्तों, मूवमेंट होगी, कौन से टाइम पे होती है? आफ्टर असिस्टिव एक्सरसाइज, व्हेन द रूम इज कूल, इन द मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग, एंड व्हेन द लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट इज पॉजिटिव। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि जो जॉइंट स्टीफनेस जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा कब प्रेजेंट होती है, मॉर्निंग में, कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा देर तक क्या रहती है, स्टीफनेस रहती है, और उसी दौरान उसे क्या होता है दोस्तों, पेन भी होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी इन द मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग, ठीक है। आफ्टर असिस्टिव जो एक्सरसाइजेज है ना वो जरूरी नहीं है दोस्तों कि वहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट कैसे होगा, एक्सरसाइज कराएगा तो मूवमेंट ज़्यादा करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान तो मूवमेंट करवाते हैं तो वहाँ पर लिमिटेड नहीं होते हैं। व्हेन द रूम इज कूल, इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना हॉट एंड कोल्ड जो थेरेपी है ना उसका हम यूज करते हैं। इस डिजीज के अंदर हम हॉट एंड जो कोल्ड जो थेरेपी है उसका हम यूज करते हैं, और पेशेंट को कहते हैं भाई ज़्यादा पेन है तो पहले ये करो और फिर क्या करो दोस्तों, आप एक्सरसाइज करो। मैंने आपको बताया भी इस बारे में, फिर आप क्या करो, एक्सरसाइज करो। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कूल जो रूम है जरूरी नहीं है, हो सकता है वो कंफर्ट दे उसको, डिस्कम्फर्ट की जगह, ठीक है। व्हेन द लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट इज पॉजिटिव, तो लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा, उससे पेन क्या होगा दोस्तों, उसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पेन ज़्यादा होगा और मूवमेंट क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। ये एक जो हम आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एंटीबॉडी जो एग्लूटिनेशन जो है दोस्तों वो देखता है कि भाई एंटीजन प्रेजेंट है, एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, उसके बारे में। तो इसका इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों, सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है बस, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है कि भाई कब ज़्यादा स्टिफनेस फील होगी आपको, तो मॉर्निंग में होगी ऑन अवेकनिंग। तो लिखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन, डिक्रीज्ड मूवमेंट्स एंड स्टीफनेस जब वह सुबह उठता है तब होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो डाइट से रिलेटेड है, मैंने आपको करवा रखा है। जैसे एक क्लाइंट हु हैज इंटरमिटेंटली बीन हैविंग पेनफुल, बीच बीच में क्लाइंट को क्या होता रहता है दोस्तों, पेन होता रहता है। साथ में उसका स्वॉलन नी है, जो कि स्वॉलन है तो स्वेलिंग किसको दिखा रही है, इन्फ्लेमेशन को दिखा रही है, और रिस्ट जॉइंट का है। ड्यूरिंग द पास्ट
3 months, उसको 3 महीने से ये प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों, उसको पेन हो रहा था बीच बीच में, उसके जो नी जॉइंट है, ठीक है, और जो रिस्ट जॉइंट है दोस्तों, वहाँ पर क्या आई हुई है, स्वेलिंग आई हुई है पिछले 3 महीने से, और उसको डायग्नोज किया गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया उसको। What टाइप ऑफ डाइट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर? कौन सी डाइट देगा दोस्तों उसको, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखो साल्ट फ्री देना, लो फाइबर देना तो बिल्कुल गलत है। साल्ट बॉडी के लिए क्या होता है दोस्तों, एसेंशियल होता है, उस पेशेंट में से कोई वो भी नहीं है कि आपको हाई कैलोरी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देना भी दोस्तों बिल्कुल क्या है, ये गलत है। हमें कोई जरूरी नहीं होता ऐसी डाइट देना। हाई प्रोटीन डाइट विद मिनिमम कैल्शियम, कैल्शियम जो है दोस्तों उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी हम देंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी रेगुलर हम डाइट देंगे उसको विद विटामिन एंड मिनरल्स। रेगुलर मतलब नॉर्मल डाइट, जैसी डाइट ले रहा है पेशेंट, ठीक है, वही लेता रहे, साथ में बस उसको ध्यान रखना है कि साथ में क्या लेता रहे दोस्तों, विटामिन और मिनरल्स लेता रहे। तो लिख लो, बस एक लाइन में लिखेंगे। देखो ओ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को, आर ए लिख देता हूँ, आर ए के पेशेंट को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को रेगुलर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स दी जाती है, विद विटामिन एंड मिनरल्स दी जाती है, विद विटामिन एंड मिनरल्स दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने वो भी मैंने आपको करवाया हुआ है दोस्तों, कि विच मेडिकेशन should the nurse anticipate the health care provider will prescribe to relieve the pain experienced by a client with rheumatoid arthritis? हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट पढ़ा है, हमने उसमें DMARD जो ड्रग्स हैं वो पढ़ी है कि भाई डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड जो ड्रग्स हैं उनका यूज करते हैं। एक मैंने आपको क्या बताया था, कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, एक क्वेश्चन में आ भी गया, कोर्टिकोस्टेरॉइड में हाइड्रोकोर्टिसोन लगाते हैं, ठीक है। तीसरी जो चीज यूज करते हैं दोस्तों, हम क्या यूज करते हैं, NSAID यूज करते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो क्या काम करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने का क्या करती हैं दोस्तों, काम करती हैं। तो NSAID का सबसे पहली जो ड्रग NSAID खोजी गई थी दोस्तों, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड या एस्प्रिन ही खोजी गई थी। एस्प्रिन पहली ड्रग थी जो कि NSAID की ड्रग थी, और सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड NSAID बन गई थी, ठीक है। तो एस्प्रिन जो ड्रग है दोस्तों, वही हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कोडीन, मेप्रिडीन, एल्प्राजोलम ये हम नहीं देते हैं। इनका कोई रैशनल भी नहीं है यहाँ पर कि भाई कोडीन क्यों नहीं देते, हम ऐसे नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हम तो NSAID ड्रग देंगे, जबकि कोडीन है, मेप्रिडीन है और एल्प्राजोलम है, तीनों में से कोई भी ड्रग क्या नहीं है दोस्तों, NSAID ड्रग नहीं है। इसलिए हम पेशेंट को कौन सी ड्रग देते हैं, NSAID देते हैं। क्यों, क्योंकि जो डिजीज है दोस्तों इन्फ्लामेशन की डिजीज है, ठीक है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है उसके अंदर हमें इन्फ्लामेशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम कैसी ड्रग देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। तो NSAID भी क्या है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। उसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एस्प्रिन, इसे हम एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंड इनहिबिटर ड्रग भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या कर देती है दोस्तों, इनहिबिट कर देती है ये। तो इसका राइट आंसर लिखो। देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एस्पिरिन दी जाती है, एस्पिरिन दी जाती है, एस्पिरिन दी जाती है, एस्पिरिन दी जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो हम लास्ट में आ गए हैं, बस एक ऑस्टियोआर्थराइटिस क्वेश्चन है, वो थोड़ा टाइम लेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन टाइम नहीं लेगा हमारा। व्हाट शुड द नर्स डू टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटीज ऑफ द नी इन ए क्लाइंट? अगर मान लो जैसे हाथ में डिफॉर्मिटीज आई, वैसे नी में भी डिफॉर्मिटीज आती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं वो उनमें, पैर जो है उनकी उंगलियां हैं उनमें भी आती है, हाथ के अंदर आती है, नीज में आती है, रिस्ट के अंदर आती है, C1 C2 जो वर्टिब्राज है वहाँ भी आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि व्हाट शुड द नर्स डू टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज ऑफ द नी इन ए क्लाइंट? हमें क्लाइंट के अंदर जो डिफॉर्मिटीज हैं दोस्तों घुटने के अंदर, उसको क्या करना है, रोकना है। तो नर्स को क्या करना चाहिए, विद एन एक्जर्बेशन ऑफ अर्थराइटिस, मतलब उसके अर्थराइटिस के अंदर, उसके अंदर क्या आए हुए हैं दोस्तों, सिम्टम्स आए हुए हैं। अब उसके अंदर इस समय पेन हो रहा है, स्टीफनेस है, ये सब चीजें उसके अंदर क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। तो उस समय हमें क्लाइंट के अंदर क्या करना चाहिए, डिफॉर्मिटीज को रोकने के लिए। पहले देखा भाई एनकरेज द मोशन ऑफ द जॉइंट, क्या आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, मूवमेंट करवाओ। मेंटेन ए नी ब्रेस ऑन द लेग, ये जो लेग में दोस्तों नी ब्रेस पहनाओ, ठीक है, वो जो कपड़ा सा पहना जाता है इस प्रकार से, जैसे ये आपका लेग है और ये घुटना है, तो इस घुटने से यहाँ तक एक कपड़ा पहना देते हैं, तो ये नी ब्रेस होता है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो
कीप द क्लाइंट ऑन ए रेजिमेन ऑफ बेड रेस्ट, कि क्लाइंट को आप बेड रेस्ट दो। चौथा दे रखा है मेंटेन, जो इसे मल्टीपल सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दे रखा है सेकंड, इसमें वो सॉरी फोर्थ, मेंटेन जॉइंट्स इन फंक्शनल अलाइनमेंट, कि जॉइंट्स को आप फंक्शनल अलाइनमेंट में रखो। और इमोबिलाइज द जॉइंट विद पिलोज अंटिल पेन सबसाइड। पहली बात तो दोस्तों हमें पता है कि क्लाइंट को अर्थराइटिस के अंदर हमें ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि हम मूवमेंट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। आगे वो कंसेप्ट यहाँ पे बार बार काम आएगा, तो हम एनकरेज करेंगे मोशन ऑफ द जॉइंट को, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नी ब्रेस्ट पहनने से तो जॉइंट्स की मोबिलिटी और ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेड रेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ बेड रेस्ट के साथ में हमें एक्सरसाइज भी देनी है, फिजिकल जो थेरेपीज है वो भी देनी है। तो बेड रेस्ट क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही है कि भाई जब भी वो रेस्ट करेगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको फंक्शनल अलाइनमेंट में करेगा, जॉइंट्स के फंक्शनल अलाइनमेंट के अंदर क्या करेगा, वो रेस्ट करेगा। इमोबिलाइज तो नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही बेकार चीज़ है। हम जो डिजीज है उसकी जो सीवियरिटी जब आएगी, ठीक है, तो वो लास्ट में आएगी क्या, इमोबिलिटी। और यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्ट भाई इमोबिलाइज कर दो जॉइंट को, क्यों करेंगे हम इमोबिलाइज, विद पिलोज अंटिल, जब तक पेन खत्म नहीं हो जाता तब तक हम पिलोज की सहायता से। तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। तो राइट जो आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो लिखो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को, सिंपल भाषा में लिख लो, पेशेंट को इंक्रीज INCRES है ना, पेशेंट को इंक्रीज मोशन ऑफ द जॉइंट, मतलब मूवमेंट ऑफ द जॉइंट तथा इंक्रीज मोशन ऑफ द जॉइंट तथा रेस्ट के दौरान जॉइंट्स को फंक्शनल अलाइनमेंट में रखने के लिए एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं उसको, शाबाशी देते हैं उसको, शाबाश, ऐसे करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस, नहीं एक जो है वो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, उसको करा दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस का हैज सीवियर पेन, उसको सीवियर पेन है, एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट इन बोथ हैंड्स, ठीक है, दोनों हाथ के अंदर क्या आई हुई दोस्तों, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन का साइन है, स्वेलिंग भी, ठीक है, सीवियर पेन भी है, स्वेलिंग भी है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज फॉर दिस क्लाइंट शुड बी, तो इस क्लाइंट के लिए हमें क्या करवाएंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हमें करवानी है। तो एक चीज मैंने आपको बता दी, एक्टिव जो एक्सरसाइजेज है दोस्तों वो करवाएंगे, लेकिन इस क्लाइंट को साथ में क्या है दोस्तों, सीवियर पेन और स्वेलिंग भी है। तो देखो, पहला है पैसिवली परफॉर्म्ड बाय द नर्स, भाई नर्स परफॉर्म करेगी, गलत है। जब तक कि क्लाइंट खुद नहीं कह देना कि भाई मैं नहीं कर सकता, तब तक हम पैसिवली नहीं करेंगे। मतलब आपको ऐसा लगे कि भाई वो काम ही नहीं कर रहा, उसके जो मसल्स हैं वो काम नहीं कर रहे, जॉइंट्स हैं, सॉरी मसल्स नहीं, उसके जो जॉइंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन के अंदर हम पैसिवली करवा सकते हैं। पैसिवली मतलब हम खुद मूवमेंट करवाएंगे जॉइंट्स का उसका, तो ये पैसिवली होगा। पेशेंट खुद नहीं करेगा, हम हाथ को पकड़ के ऐसे करवाएंगे, मशीन्स का यूज करेंगे, CPM जो मशीन है मैंने आपको एक बार बताई भी थी, उनका यूज करेंगे। तो पैसिवली नहीं होगा दोस्तों, ये एक्टिवली होना चाहिए, इट शुड बी एक्टिवली। इसके बाद क्या है, अवॉइडेड इफ द क्लाइंट रिपोर्ट्स डिस्कम्फर्ट, ये गलत बात है। क्लाइंट तो हमेशा डिस्कम्फर्ट बताएगा, कोई भी आदमी में एक्सरसाइज करने में कब खुशी महसूस करता है, कोई नहीं करना चाहता, डिस्कम्फर्ट तो होता ही। एक्सरसाइज का मीनिंग ही ये मजा थोड़ी आता है कि भाई मजा आ रहा है, ठीक है, तो डिस्कम्फर्ट होता है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम आगे उसको कह देंगे ठीक है मत करो अब, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। 4 दे रखा है कि ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टू इंप्रूव मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें दोस्तों, मोबिलिटी करे, इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं करते, अगर पेशेंट खुद कहे कि उसे जरूरत है, वो और ज़्यादा क्या करना चाहता है, मोबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है, इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करना चाहता है दोस्तों, तभी हम करवाएंगे। लेकिन नर्स डायरेक्टली फैसला नहीं लेती कि धीरे धीरे उसने जॉइंट को क्या करवा रही है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, हम ऐसे उसको एनकरेज नहीं करते हैं। नॉर्मल जितना भी वो मूवमेंट कर रहे हैं वो ठीक है, उसके लिए हम उसको एनकरेज करते रहेंगे, नहीं कि उसको इंक्रीज करने के लिए, धीरे 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 उसको हम एनकरेज करें इस चीज़ के लिए कि वो उनको क्या करे दोस्तों, इंक्रीज करे। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए उसे नहीं कहा जाता है, ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन दे रखा है। राइट जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों कि हम उसको कब करवाते हैं, हॉट और जो कोल्ड जो एप्लीकेशन है उनके यूज करने के बाद में हम क्या करवाते हैं, उस पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए सलाह देते हैं। तो लिखो अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को
सीवियर पेन तथा एडिमा हो, सीवियर पेन तथा एडिमा हो तो उसे सलाह दी जाती है, सलाह दी जाती है कि वह हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बाद, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बाद, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बाद एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ले लो, फिर कहोगे सर ने आगे कर दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारे सामने कि एक क्लाइंट है किसका, विद अर्थराइटिस, अर्थराइटिस दे रखा है डायरेक्टली यहाँ पे, रिपोर्ट रिसीविंग द फॉलोइंग डाइटरी सजेशंस ओवर द ईयर्स। ठीक है, वो रिसीव कर रहा है कि भाई उसको ये डाइट लेनी चाहिए कई सालों से। विच रिकमेंडेशन फॉर ए डेली डाइट शुड द नर्स रीइंफोर्स। बताओ अर्थराइटिस के क्लाइंट को कौन सी डाइट देना चाहोगे दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी स्पेशल डाइट देने की जरूरत है नहीं। नॉर्मल जो डाइट है दोस्तों, आपकी रेगुलर जो डाइट है वो डाइट दो, साथ में वाइटामिन दो, मिनरल्स दो, बस जितने सारे जो फूड प्रेजेंट है उनमें से क्या कर लो दोस्तों, सेलेक्ट कर लो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज एडिक्वेटली फूड्स इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप्स। हमें बस एडिक्वेट फूड चाहिए, कई सारे फूड जो ग्रुप हैं उनमें से हम उठाएंगे उसको देंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर डाइट में यही तो करते हैं, जो पेशेंट खा रहा है वही खा रहा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो राइट जो आंसर वो फोर्थ होगा। इस तरह का व्हीट जर्म एंड यीस्ट देंगे, ऐसा कोई स्पेशल चीज़ देने की जरूरत नहीं है। योगार्ट, ब्लैक स्ट्रैप, मोलासेज, ऐसे तो नाम भी नहीं सुना मैंने। तो ये मल्टीपल वाइटामिन सप्लीमेंट्स इन लार्ज डोज में नहीं देंगे। जितनी रेगुलर डाइट है उसके साथ में हम वाइटामिन और क्या देते हैं दोस्तों, मिनरल्स देते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को हम एडिक्वेट फूड देते हैं जो वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप से वो चूज करता है। तो लिख लो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को अभी ऐसे कैसे लिख लो, एडिक्वेट फूड देते हैं को, एडिक्वेट फूड विद वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप, या एडिक्वेट फूड फ्रॉम लिखो वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप लेने की सलाह देते हैं, ब्रैकेट में रेगुलर डाइट लिख लो आप, ताकि क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दे रखा ना रेगुलर डाइट विद वाइटामिन एंड मिनरल्स, नॉर्मल वाइटामिन मिनरल्स, ज़्यादा नहीं कि लार्ज डोज लिखा हुआ है ऐसे नहीं, वाइटामिन एंड मिनरल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।